देश हित ब्रॉट टू यू बाय सुजू स्टील एंड MDH मसाले। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जुमे का दिन और यूपी के कई शहरों में हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी के अलग अलग शहरों में ऐसी वारदातें हुई जिससे लोगों का आक्रोश भड़कता और यूपी में जुमे के दिन सांप्रदायिक तनाव हो जाता। सबसे पहली और बड़ी वारदात हुई है यूपी के फिरोजाबाद, जो दंगों का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। यहां पर एक हिंदू की हत्या का आरोप नफरती गैंग पर लगा है। अरुण नाम के युवक की बेदर्दी से हत्या का मामला है। दूसरी जगह हाथरस थी, यहां भी मामूली बाइक की टक्कर में नफरतियों की फौज ने 2 हिंदुओं पर जानलेवा हमला करके उन्हें घायल कर दिया। वह तीसरी वारदात हुई है पूर्वांचल के चंदौली, जहां हिंदू पिता पुत्र पर कट्टरपंथियों ने घेर कर हमला बोला। हिंदू को घेर कर मारना कट्टरपंथियों का सेट पैटर्न है और पिछले दिनों यूपी के गाजियाबाद, मेरठ और संत कबीर नगर में ऐसा पैटर्न देखने को मिला, जिसका शिकार सूर्या, आनंद और विपिन। और अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिरोजाबाद के अरुण के साथ भी उसी तरह की साजिश हुई है? मुसलमानों ने घेर के मेरे लड़के को नाले से लेके वहां तक मारा, नाले तक। मस्जिद के सामने नाला बड़ा, उसमें मिट्टी मिली है सर उसकी। तत्काल गिरफ्तारी हो, उसके घर पर बुलडोजर चले, उसका एनकाउंटर हो, ये हमारी मांग है। 12 घंटे में कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जितनी जनता उन सबके सामने बोल रही हूँ, पूरी जनता रोड पर उतर आएगी। लड़के का नाम है सहनोज, गैंग के साथ आया। ये गैंग के साथ मेरे भाई को पकड़ा, तो मर्डर किया उसका, और मर्डर करने के बाद उसको नाले में डाल दिया गया। जो भी अपराधी होगा कोई भी बचने नहीं पाएगा। आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। एक बार फिर एक हिंदू मारा गया और हत्या का आरोपी मुसलमान निकला। मारे गए हिंदू युवक का नाम था अरुण और मारने वाले का नाम है शहनोज खान। शहनोज ने अरुण को अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला। मस्जिद के सामने उसके शव को नाले में फेंका, उसकी बेरहमी से हत्या की। स्कूटी जो हमारा लड़का लेके गया था, वो स्कूटी वहाँ पर खड़ी मिली है, उसमें चाबी भी लगी मिली है। एक चप्पल वहाँ पर मिली है बाहर, एक चप्पल मिली नाले के अंदर। घटना यूपी के फिरोजाबाद जिले की है। हत्या का आरोप शहनोज खान, उसके साथ है मोइन, वसीमुद्दीन और राजू समेत कुल 7 लोगों पर है। मास्टरमाइंड शहनोज को ही बताया जा रहा है, उसी ने इस हत्या की पूरी प्लानिंग की। 24 साल का अरुण किराने की दुकान चलाता था। रोज की तरह रात 11 बजे उसने बुधवार को भी दुकान बढ़ाई, लेकिन वहाँ से सीधा आइसक्रीम खाने निकल गया। लेकिन इसके बाद वो घर नहीं लौटा। सुबह होते होते घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की तो मस्जिद के सामने बड़े नाले में उसका शव मिला। मेरे बेटे की हत्या करके नाले में फेंका गया था। सहनोज नाम का लड़का इस गली में रहता है, उसके बाप का नाम है राजू पाकीजा होटल। उनने अपने साथियों के साथ मिल करके उसकी हत्या कर करके और बस नाले में डाल दिया गया है। अरुण का शव जिस हालत में परिवार को मिला, ये सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। अरुण की बहन के मुताबिक अरुण के दोनों कानों से सरिया आर पार थी, दिमाग बाहर निकला था, माथे पर छेद था, शव से लगातार खून का रिसाव हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अरुण को करंट भी लगाया गया है। लेकिन आखिर में शव को नाले में फेंककर इसे हादसा दिखाने की कोशिश की गई। कि उनके जो सरिया थी वो उनके कानों के आर पार है, ये एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे भेजा निकला हुआ है, यहाँ पे छेद है, ये एक्सीडेंट है। कपड़े फटे हुए हैं, करंट लगाया उनको। सवाल उठता है, आखिर नफरतियों ने इतनी बेरहमी से अरुण की हत्या क्यों की? इन सवालों का जवाब सुनकर आप आरोपी शहनोज के कट्टरपंथी इरादों का अंदाजा लगा पाएंगे। अरुण की हत्या केवल इसलिए की गई क्योंकि 4-5 दिन पहले मामूली झगड़ा हुआ था। अरुण के पिता ने गाली गलौज करने पर शहनोज को तमाचे जड़ दिए थे। इसी का बदला शहनोज ने अरुण की हत्या करके निकाला। झगड़ा हुआ था, हमारी गली से निकलता आ रहा था, गाली देता हुआ, तो मैंने पूछा गाली क्यों दे रहा है भाई? मेरी दुकान है, मेरा मकान है, गाली क्यों दे रहा है? क्या वैसे तो तू कौन है? तो मैंने उसको पकड़ के 2-4 चांटे मारे। मेरा लड़का अरुण बैठा था दुकान पे, तो ये बोला मुझसे
एक बार जेल काट के आया हूँ सहनोज, एक बार और सही। अरुण की हत्या के बाद सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा फिरोजाबाद गुस्से में है। परिवार वाले हिंदू संगठनों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं। अब योगी सरकार से मौत के बदले मौत की मांग की जा रही है। आरोपी शहनोज के एनकाउंटर के सुर बुलंद हो रहे हैं। जैसे मेरे बेटे की हत्या करके यादियों ने डाला नाले में, इसी तरीके से इन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। पाकिजा होटल पे बुलडोजर चलना चाहिए। इस विरोध के बाद योगी फोर्स ने बाकायदा FIR दर्ज कर दोषियों पर कड़े एक्शन का भरोसा दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या जुमे पर नफरतियों ने दंगे की स्क्रिप्ट लिखी थी? क्योंकि फिरोजाबाद में जुमे से पहले गाजियाबाद के सूर्या की तरह अरुण को मारा गया। जुमे पर यूपी में तनाव फैलाने की साजिश 2 और शहरों में हुई। हाथरस में भी मोटरसाइकिल टच होने पर 15 से 20 मुस्लिम युवकों ने प्रवीण और ललित पर जानलेवा हमला बोल दिया। नफरती हर हाल में दोनों हिंदुओं को मारने पर आमादा थे। कट्टरपंथियों ने उनकी बाइक को तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। इधर पूर्वांचल के चंदौली में भी पुरानी रंजिश में मुस्लिम पक्ष ने तलवार से हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में एक हिंदू युवक का कान कट गया। शहर अलग हैं, लेकिन नफरती सोच एक है, हिंदुओं पर हमला। फिरोजाबाद से लेकर हाथरस तक योगी फोर्स ने जांच की शुरुआत कर दी है। जो भी दोषी होगा वो किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, ये तो तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। यूपी के फिरोजाबाद में कट्टरपंथियों का इलाज योगी का बुलडोजर कभी भी कर सकता है। सोचिए, अगर कोई हिंदू मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ दे तो क्या होगा? कल्पना कीजिए। यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी आज अयोध्या से कही। उन्होंने पूछा कि क्या आज कोई हिंदू जामा मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ सकता है या कोई ऐसा करवा सकता है क्या? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने खुलासा किया कि कैसे अयोध्या के ऐतिहासिक हनुमानगढ़ी मंदिर में एक समय नमाज पढ़वाई गई थी, लेकिन आज सेकुलरिज्म के नाम पर भाईजान ऐसे काम मस्जिद में नहीं कर पाए। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर आज जो खुलासा किया है, उसने हर हिंदू को चौंका दिया है। जहां ढोल बजते हैं, जहां दिन रात हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए रोजाना लाखों हिंदू श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया। आखिर कब हनुमानगढ़ी मंदिर में सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी गई, इफ्तार किया गया? क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में नमाज का जो मुद्दा उठाया, उसके लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 2003 में हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज पढ़ी गई थी। सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ी गई, बल्कि रोजा इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया था। उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। साल 2003 में अयोध्या विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के आश्रम में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाशिम अंसारी सहित कई मुस्लिम नेता शामिल हुए थे और इसी दौरान परिसर में नमाज पढ़ने का आरोप है। सवाल ये कि क्या किसी सियासी दबाव के कारण आश्रम में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था? इस तरह से हमारे पवित्रतम
जो है मंदिर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर नमाज पढ़ा करके पदभ्रष्ट करने का काम जो किया था, क्या तुम जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ाओगे? नहीं पढ़वा पाओगे। कुछ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं वह 100% सही करते हैं। कहते हैं ये समाजवाद के जितने भी लोग हैं इनका लोगों का दोहरा चरित्र है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करवाने की कोशिश करते थे ये लोग। करीब 23 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने भाईजान को मस्जिद वाला चैलेंज दिया है। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने वाले भाईजान क्या मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे? ये इत्तेफाक है या फिर किसी खास धर्म से प्यार? जब 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली थी, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2003 में जब हनुमानगढ़ी परिसर में नमाज पढ़ी गई थी, तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कुछ भाईजान कह रहे हैं कि वो मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ाने को तैयार है, लेकिन सवाल तो ये भी है, क्या बाकी के मुसलमान ऐसा करने देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ के इसी चैलेंज पर हमने कई मौलाना, मौलवियों और मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की और उनसे कहा कि क्या ये चैलेंज आपको कबूल है, जो सीएम ने कहा है कि कोई किसी भी मस्जिद में कोई हनुमान चालीसा पढ़कर दिखा दे। सब ने हाथ खड़े कर दिए, सब ने साफ इनकार कर दिया। खैर, योगी राज में बुलडोजर माफिया से लेकर पत्थरबाज तक सबका इलाज करना जानता है और अब अवैध के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन करना तो बुलडोजर को बेहद पसंद है। तभी तो जौनपुर के केराकत इलाके में अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर पहुंचा, लेकिन मौके पर जुटी भीड़ ने योगी के बुलडोजर पर ही हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए गए ताकि बुलडोजर एक्शन को रोका जा सके, मगर अब एक एक पत्थरबाज का हिसाब खुद बुलडोजर करेगा। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि बुलडोजर सीएम योगी का वो धुरंधर है जिसने यूपी के बड़े बड़े माफियाओं की गर्मी शांत कर दी। ये वही बाहुबली है जिसने अपराधियों के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। तभी तो यूपी में अवैध अतिक्रमण और कब्जा गैंग से जुड़े लोग इस 1500 किलो वजनी पहलवान से थर थर कांपते हैं। मगर योगी के इस महाबली को चैलेंज करने की हिमाकत की गई। सरेआम बुलडोजर पर पत्थर बरसाए गए, सरेआम उसके शीशे तोड़े गए, चालक के साथ मारपीट की कोशिश की गई। वहाँ पे हम अतिक्रमण हटा रहे थे, पुलिस प्रशासन थी, हम हटा रहे थे पत्थर, तो कॉलर पकड़ के हमारा खींच के मारे, शीशा उसा जिसमें फोड़ दिए। मामला यूपी के जौनपुर जिले में मौजूद केराकत इलाके का है, जहां अवैध अतिक्रमण की जिम्मेदारी बुलडोजर को सौंपी गई। बस फिर क्या, सरकारी आदेश मिलने के साथ ही पीला पंजा ताबड़तोड़ अंदाज में चलने लगा, अवैध अतिक्रमण को तहस नहस करने लगा। इसी दौरान मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो गई। पहले बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए अधिकारियों से बहसबाजी की गई और जब इतने से भी काम नहीं बना तो फिर गुस्साई भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उग्र भीड़ ने बुलडोजर को घेरकर उस पर पत्थरों से हमला बोल दिया। मौके पर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि भीड़ की तरफ से की गई पत्थरबाजी में कई अधिकारियों को चोट तक लग गई। जो एनक्रोचमेंट हटवा रहे थे, उसी दौरान कुछ लोग अग्रेशन में आके पत्थरबाजी कर दी, जो कि जेसीबी फेंकने लगे। उससे एक ईट टकरा के नायब तहसीलदार को लग गया, तो उसमें एफआईआर दर्ज हुई है 5 लोगों के नाम से और 200 लोग अज्ञात हुए हैं। भले ही भीड़ ने योगी के धुरंधर को रोकने की कोशिश की, मगर वो घायल होने के बाद और भी ज्यादा घातक हो गया। बस फिर क्या, इंच इंच अतिक्रमण को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। वहीं अब पत्थरबाजों और उपद्रवियों का इलाज करने के लिए योगी फोर्स ने भी तैयारी कर ली है। सरकारी काम में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पथराव करने के आरोप में 5 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान में जुटी है। अगर कानून को कोई व्यक्ति आंखें दिखाता है तो उसको फिर
कानून अपने तरीके से उसको अपने दायरे में ला करके कानून की भाषा भी समझाता है। खैर, बुलडोजर ने तो अपने टास्क को बखूबी पूरा किया और आगे भी इसी तरीके से पूरा करेगा। मगर अब बारी उन पत्थरबाजों के हिसाब की है जिन्होंने योगी के इस महाबली को चुनौती देने की कोशिश की। मुमकिन है कि उन पत्थरबाजों से इंतकाम भी योगी का धुरंधर ही लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में बुलडोजर को चैलेंज करने की कोशिश हुई तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश में कानून को चैलेंज देने की कोशिश की जा रही है भाईजान के द्वारा। दरअसल वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करने पर एमपी के भाईजान भड़के हुए हैं। भोपाल में भाईजान मस्जिद जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे, लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले तो जुमे पर हंगामे वाली हिस्ट्री को दोहराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद की आज जुमे की नमाज विरोध से शुरुआत हुई है। हम हिंदुओं को उनका कोई ऐसा वो रहता है तो हम उसमें जरा से भी दखल अंदाजी हम नहीं देते बिल्कुल भी। तो वो क्यों हमारे इसमें दखल अंदाजी देते हैं? उनके बीच में अगर हम लोग भी नहीं जाते तो हमारे बीच में वो लोग भी ना आए, बस इतनी सी बात है। मोहन यादव का पुतला भी जलाएंगे और उसका घेराव भी करेंगे। हाथों में काली पट्टी बंधी है, हाथों में मोहन यादव की तस्वीर वाला पोस्टर। जुमे की नमाज में मुस्लिमों के हाथ दुआ के लिए उठते हैं, लेकिन भोपाल में नमाज के बाद भाईजान के हाथ हिंदुओं के विरोध में उठे। वक्त में हिंदू आए, मियां भाई सड़क पर उतर गए। ये जुमे की नमाज अदा करके आए हैं और लिखा हुआ है कि नए वक्फ संशोधन के बाद एमपी में बन रहा पहला राज हिंदू सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव जो वक्फ बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड में तानाशाही नहीं चलेगी। भोपाल में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में मुस्लिमों ने पोस्टर लेकर वक्फ में हिंदुओं को शामिल करने का विरोध किया। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ये काली पट्टी क्यों बांधी हुई है? विरोध कर रहा है वक्फ बोर्ड में। किस बात का विरोध? ये गैर मुस्लिम नहीं हो रहा। गैर मुस्लिम नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। हमने इबादत करके हम बाहर आए हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। क्या विरोध है आपका? वक्फ की संपत्ति के अंदर जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर जो 2 नॉन मुस्लिम्स को जगह दी गई है उसके अगेंस्ट तो हिंदुओं की एंट्री नहीं रहने देंगे? बिल्कुल नहीं रहने देंगे। ये तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी मोहन यादव जी की। आप बदलाव करिए, आप मुसलमानों को लेके आइए। ये पर जो नॉन मुस्लिम की एंट्री हुई है इससे दिक्कत क्या है? राम मंदिर में ले लिए, फिर दूसरे कॉरिडोर जितने हिंदू मंदिर है उसमें ले लिए मुसलमानों को। गृह मंत्री मुसलमान को बना दिए, मंत्री केंद्र में मुसलमान को बना दिए। क्यों नहीं बना रही सरकार? दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए 2 हिंदू सदस्यों को नियुक्त किया गया है। यह नए वक्फ कानून के हिसाब से ही किया गया है। अब एमपी वक्फ बोर्ड में मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव भी सदस्य हैं। यही बात मुस्लिमों को खटक रही है, जबकि भाईजान इसके पीछे का लॉजिक या तो समझ नहीं रहे या फिर समझना नहीं चाह रहे। कुछ राज्यों में वक्फ बोर्ड ने कई हिंदू मंदिरों पर भी अपना दावा जताया है। कुछ विवाद तो ऐसे हैं कि हिंदू बहुल इलाके पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। ऐसे ही तमाम विवादों के चलते सरकार ने पिछले साल वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर दिया था। उसी संशोधन के मुताबिक वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाना अनिवार्य है। अब एमपी सरकार ने उसी कानून के हिसाब से एमपी वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया है। इससे फायदा ये होगा कि वक्फ बोर्ड एक तरफा फैसला नहीं ले पाएगा। जहां हिंदुओं के जमीन या मंदिर का विवाद होगा, वहां हिंदुओं की बात भी सुनी जाएगी। वो कह रहे हैं ये शुरुआत है और यदि ये हिंदुओं की जो एंट्री हुई है उसको आउट नहीं किया गया तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमाओं को मुसलमानों ने चेतावनी दी है कि आप भी साथ आ जाइए, वरना ये काली पट्टी तो हमारी शुरुआत है, आगे सड़क पर उतरेंगे।
मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में कुल 30,118 संपत्तियां दर्ज है, जिसमें से 898 संपत्तियों पर विवाद है। 298 से ज्यादा मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जबकि 600 से अधिक विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता रहे, चलाचल संपत्तियों में धांधली न हो, इसलिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के साथ पिछड़े और पासमानदा मुसलमानों को भी शामिल करने का कानून बनाया गया है। और अब तो वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी भागीदारी दी गई है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुरुग्राम में बीती रात हाईटेक हथियारों से लैस बदमाशों की पुलिस के साथ सीधी मुठभेड़ हुई, वो भी गुरुग्राम के एक पॉश इलाके में। इस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हुए, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं आर पार की मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। और यकीन मानिए, आधी रात हुए इस शूटआउट ने पूरे गुरुग्राम को थर्रा दिया। और इस सनसनीखेज एनकाउंटर के तार एक ऐसे गैंगस्टर से जुड़े जो पहले कभी सिंगर था। बीती रात गुरुग्राम में सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए 4 बदमाशों को ढेर कर दिया। और जानते हैं, गुरुग्राम पुलिस और बदमाशों के बीच सीधी मुठभेड़ एक पॉश इलाके में हुई, और वो इलाका है सुशांत लोक फेज 2। एक दो नहीं बल्कि पूरे 60 राउंड फायरिंग हुई। एक तरफ गुरुग्राम पुलिस थी, दूसरी तरफ ऑटोमेटिक हथियारों से लैस बदमाश। देखते ही देखते गुरुग्राम का पॉश इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग की, जिसके अंदर हमारे 3 जवान घायल हुए। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें जो 5 शूटर्स थे गाड़ी के अंदर, वो 5 घायल हुए। हाँ, उनमें से जो 5 थे, 5 जो शूटर्स थे, उनमें से 4 को डेड डिक्लेयर कर दिया। शूट आउट एट सुशांत लोक का मामला करोड़ों की रंगदारी और किडनैपिंग से जुड़ा था। विदेश में बैठे एक गैंगस्टर ने अपने 5 शूटरों से गुरुग्राम के सुशांत लोक में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर विशाल बेरी को उन्हीं के घर में बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, विशाल से 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी जा रही थी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग भी की। गुरुग्राम के पॉश इलाके में हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच गई। सूचना मिली थी कि ब्लैक स्कॉर्पियो के अंदर कुछ हथियारबंद युवक देखे गए हैं, और इसी दौरान सूचना मिली कि इन्होंने यहाँ सुशांत लोक एरिया के अंदर एक व्यापारी था, उसके ऊपर घर के ऊपर फायरिंग की है। और उस फायरिंग की सूचना मिलने पर पुलिस क्राइम टीम्स की हमारी टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस को देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बस फिर क्या, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया। ये इंसिडेंट हुआ तो आप यहाँ थे? यस, मैं यहीं पे था, घर पे था। कितने बजे की बात है? ये अराउंड 9:30 की बात है। मतलब मैं जस्ट ऑफिस से आया था, तो जस्ट मैं डिनर करने लगा था, तो थोड़ी आवाज़ आई, जिससे मैं कुछ लगा पटाखे फटा या कुछ हो सकता है किसी मीटर ब्लास्ट हो, ऐसी आवाज़ आई। फिर लगातार हमें आवाज़ आनी स्टार्ट हुई, तो बाहर आके हमने सुना कि गन शॉट्स चल रही हैं। तो जस्ट अक्रॉस इधर ही गन शॉट्स चल रही थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है, एनकाउंटर में ढेर किए गए शूटर्स का ताल्लुक दीपक नांदल गैंग से था, और दीपक नांदल ने ही प्रॉपर्टी डीलर विशाल को डराने धमकाने के लिए, उससे फिरौती वसूलने के लिए अपने शूटर्स को भेजा था। देखो, इसमें दीपक नाम का व्यक्ति है जो कि आपराधिक उसका रिकॉर्ड है, उस पे करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पे भी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये कि आखिर ये दीपक नांदल है कौन, जो गुरुग्राम में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। आखिर कैसे विदेश में बैठकर वो इस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा है। सबसे अहम ये कि आखिर दीपक नांदल का आपराधिक इतिहास क्या है। तो आपको बता दें, दीपक नांदल पर रंगदारी, हत्या, किडनैपिंग और फिरौती की दर्जनों मामले दर्ज हैं। इस गैंगस्टर का नेटवर्क यूएई, लंदन और कनाडा जैसे देशों तक फैला हुआ है। मगर कुछ सालों पहले दीपक नांदल म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा था। इसने बादशाह और राहुल फाजिलपुरिया जैसे सितारों के साथ भी काम किया, लेकिन जुलाई 2025 में नांदल ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमला किया। वहीं अगस्त 2025 में राहुल शौकीन की हत्या में दीपक नांदल का
नाम आया। और इस तरह दीपक नांदल जरायम की दुनिया में उतर गया। उसने हरियाणा पंजाब में कई ऐसी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि इस वक्त दीपक नांदल विदेश में बैठकर भारत में आपराधिक वारदातों खासकर वसूली रैकेट चला रहा है। और इसी कड़ी में गुरुग्राम के प्रॉपर्टी डीलर विशाल को टारगेट किया गया। मगर दीपक नांदल और उसके शूटर्स के खौफनाक मंसूबों को गुरुग्राम पुलिस ने ढेर कर दिया। इन 5 व्यक्तियों के द्वारा 5 वेपन रिकवर किए गए, जिनमें पिस्टल हैं, आधुनिक पिस्टल्स हैं। और इस वाक़या में करीब 50 से ज़्यादा राउंड फायर किए गए हैं और काफ़ी मात्रा में खाली खोल भी बरामद किए गए हैं और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस वारदात में गैंग के अन्य सदस्य भी शामिल थे। वहीं इस शूटआउट के बाद इलाके में खौफ पसरा हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल ज़रूर है। इतने पॉश इलाके में आना, यहाँ फायरिंग हो जाना, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस इन्वेस्टिगेशन में और क्या निकल के आता है वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, गुरुग्राम। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH